जब हमने बताया कि हम इस नदी पर काम कर रहे हैं रामावतार जी से। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं वो छोटी सरयू नाम मत दो उसको, वो तो मूल सरयू है। ये छोटी सरयू ही मूल सरयू। हाँ, तो उन्होंने कहा कि छोटी सरयू नाम मत दो। हाँ। ये मूल सरयू जो नाम दिया वो उन्होंने ही दिया। अरे साहब, हम ये कह रहे हैं, हमने कहा ना कि नदी में पैसा मत बहाओ, पानी बहाओ, पानी बहाओ, बह रही है। लेकिन चिंता नहीं है किसी को। कहाँ कहाँ नदी में रोक करके मछली मारी जा रही है, कहाँ फाटक बन विभाग खाली बन गए हैं, काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। तो क्या करेगा विभाग? विभाग क्या करेगा कि नदी की सफाई का पैसा आ रहा है, उसमें कमीशन कितना मिल रहा है हमें? ग्राम प्रधान यानी अपने काम की चीजें, अपने काम की चीजें, उन्हें नदी से, नदी के जीवित रहने से, उस संस्कृति से, उसके किनारे के पौराणिक महत्व के स्थलों से, धार्मिक स्थलों से, या इस प्रकार के किसी भी चीज से उन्हें मतलब नहीं। उन्हें क्या है, वो हम तो लगता है कि खाली वो इंसान हैं जीते जागते, बाकी कोई भावना तो है, हड्डियों का ढांचा चलते है ना, संवेदनाएं नहीं, संवेदनाएं उस प्रकार की नहीं है। अच्छा, और इस स्थिति में जब विभाग थोड़ा सा भी विभाग खड़ा होता तो निश्चित मान लो जनता को आवश्यक, जनता को क्या है, जनता को जगा दो आप, वो तो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लेगी। सही बात। आपने दशरथ माझी की बात की, एक अकेला इंसान अपने पत्नी के वियोग को आधार बना करके अगर वो उतना बड़ा काम कर सकता है तो हम तो 1.25 अरब लोग हैं। आपको पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा होगा और कल कल करके नदी बहती हुई उसकी आवाज़ कानों में आपको सुनाई दे रही होगी। हम लोग सरयू के तीरे हैं। छोटी सरयू नदी जिसे कहा जाता है, हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं और इसी नदी के किनारे किनारे कभी प्रभु श्री राम ने पद यात्रा की थी, वनगमन किया था। उस पावन नदी के किनारे हम लोग मौजूद हैं और जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह को राम मड़ैया कहा जाता है। बांस और सरपत के अद्भुत उपयोग और प्रयोग से ये राम मड़ैया बनी है। हम लोग आजमगढ़ जिले के भीलमपुर के गांव में हैं। महाराजगंज थाना अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पे आने का एक उद्देश्य है, हम लोग मिलने आए हैं रिवरमैन से, पवन सिंह जी से मिलने आए हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने आजमगढ़ के सिधारी पे एक अद्भुत कार्यक्रम किया था नदी दिवस के अवसर पर। तो नदी दिवस का कार्यक्रम सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो छोटी सरयू सफाई अभियान चलाया उसका जो परिणाम हमारे आपके सामने है कि नदी अब कल कल करते हुए बह रही है, उसके हलचल की स्पष्ट आहट या आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे रही है। तो ये अद्भुत जो प्रयोग इन्होंने किया था, लोगों को आवाहन करके, लोगों को जागरूक करके, श्रमदान करा करके, कई सौ घंटे काम करके इन्होंने छोटी सरयू को सदैव नीरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो अभियान चलाया, ये उसी का नतीजा है, एक अच्छा नतीजा। और अगर इस तरह के प्रयोग, इस तरह के कार्य जिले की अन्य नदियों के साथ भी किए जाएं तो मुझे लगता है कि जो नदियां जीवनदायिनी हैं, जिनके आसपास कभी सभ्यताओं का विकास हुआ, आज भी मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोग नदियों के सहयात्री हैं। नदी के साथ साथ हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं रिवरमैन से मिलने और बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः अगर हम लोग आजमगढ़ ज़िले की बात करें तो मेरे हिसाब से 90% लोगों को 3-4 नदियों के नाम पता होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप 18 नदी गिनाएंगे। आपने बातचीत में अभी अनऑफिशियल जो हम लोग की बातचीत हो रही थी उसमें आपने 18 नदी का जिक्र किया, तो उन सारी नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं और क्यों
इन्हें सूझा, क्यों इन्हें ये ख्याल आया कि मुझे चल के आजमगढ़ में, दिल्ली में आप अच्छा काम कर रहे थे और वहाँ पे आप एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, और पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भी अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बेजोड़ हैं। वो सब छोड़ छाड़ के आप क्यों आए आजमगढ़ वापस? वस्तुतः लोग छोटी जगहों से या गांव से निकल करके शहरों में जाते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, तो ये क्यों लौटे? और छोटी सरयू सफाई अभियान से इन्होंने जो शुरुआत की, उसकी वजह से ये रिवरमैन के तौर पे विख्यात हो चुके हैं। आगे इनके क्या लक्ष्य हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। सवाल मेरा वही है, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद अमूमन लोग अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए, पाने के लिए मेहनत करते हैं, करियर बनाने के लिए शहरों की तरफ उन्मुख होते हैं, और आप शहर को छोड़कर गांव में आते हैं और फिर सफाई शुरू होती है नदियों की। छोटी सरयू से आप शुरुआत करते हैं, तो क्या क्या मन में चल रहा था कि शहर छोड़ के गाँव में आए? शहर छोड़कर गांव में आना तो एक संयोग था। ऐसी आवश्यकता परिवार की आन पड़ी। मेरे पीढ़ी के जो मुझसे बड़े थे, बड़े वाले बाबूजी के लड़के, उनका देहांत हो गया और पीढ़ी का मैं बड़ा रह गया। घर की आवश्यकता पड़ी और मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। जिम्मेदारियों की वजह से? जिम्मेदारियों की वजह से, या इस मिट्टी ने पुकारा, माता पिता की स्थिति समझ में आई तो मुझे आना पड़ा। लेकिन आने के बाद जो बचपन का समय था और जो आने के बाद का समय था, दोनों में जो अंतराल था, उस टीस ने इस तरफ हमें उन्मुख किया। और हालांकि शुरुआती समय में तो ढेर सारे इस प्रकार के काम हुए अलग अलग विषयों पर, जैसे आजमगढ़ के इतिहास पर या बाकी चीज़ों पर। और इसमें एक और विषय बड़ा था, हम 4 मित्र एक साथ रहते थे, एक ही फ्लैट में। फ्लैटमेट भी थी और रूममेट भी थी। हमारा एक मित्र इस समय असिस्टेंट कमिश्नर हैं जालंधर में, दिग्विजय चौधरी। एक बार बात हो रही थी तो हम लोगों ने ये कहा, यार आईएएस नहीं बनेंगे तो चल के गांव पे खेती करेंगे, चलेगा। यानी आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे? आईएएस की तैयारी करने दिल्ली गए थे। और पता नहीं क्या स्थिति रही कि चौधरी तो आईएएस हो गए, लेकिन उसी बीच में कुछ कारण बस 2009-10 में मुझे वापस गांव आना पड़ा। गांव आए तो सबसे पहले जिस चीज़ ने प्रभावित किया वो आजमगढ़ के बारे में वो चर्चाएं थीं, जिसमें ये कहा जाता था कि आजमगढ़ ऐसा है, आजमगढ़ वैसा है, आजमगढ़ में वो मेड इन बमौर है, तो आजमगढ़ में वो खतरनाक गुंडे हैं। यानी ग्रे शेड्स, जो नकारात्मक चीज़ें, जो आजमगढ़ के नकारात्मक चरित्र के बारे में थी, तो वो चीज़ें, तो उस कारण से मुझे लगभग 2 महीने मैंने जब भी समय मिलता था तो मैं मोटरसाइकिल लेके सुबह ही निकल जाता था और किसी न किसी क्षेत्र में इतिहास के विषय पर कुछ ढूंढ के शाम तक लौटता था। तो पिताजी से चर्चा करता था, माताजी से, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं बता रहा हूँ। हालांकि कभी कभी वो लोग कहते थे, का दिन भर दौड़ाला बेमतलब। माता पिता अध्यापक हैं तो चीज़ों को समझ लेते थे। हाँ, लेकिन बात वो लोग ये कहते थे, का दिन भर दौड़ के परेशान रहा, का मिली ऐसे। लेकिन ऐसे समय बीतता रहा, धीरे धीरे कुछ संघर्षों की स्थितियां भी आई, संघर्षों में हम लोग उलझे भी रहे। लेकिन ये काम करते कराते एक 2016-17 की घटना है, जब छोटी सरयू ने मुझे बेहद प्रभावित किया। वो चीज़ें जो बचपन में हमने देखी थी, इस घाट पर लोगों का आना, खिलखिलाना, सब कुछ 12 मास इसमें पानी का होना। इसमें पानी इतना साफ था, इसके बालू से लोगों ने दांत मंजन किए हैं। ये बचपन की बातें हैं? बचपन में हमने देखा है। हम लोग जेठ की दोपहरी में नहाए हैं इस नदी में। ये वही नदी है जिसकी बात हो रही है, जस्ट आपके पीछे बह रही। अच्छा, क्या ये माना जाए पवन जी कि आपका घर जो है सरयू तट पे ही है? हम लोग जहाँ बैठे हैं जस्ट मेरी दाहिनी तरफ घर है आपका, तो घर से निकलते आते जाते छोटी सरयू आपकी आंखों के सामने होने की वजह से कहीं मन में ये आया हो कि बचपन में तो ऐसा था, अब ये सूख गई हैं, तो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए? हाँ, ये निश्चित, हालांकि इस दृष्टिकोण को हमने कभी इस तरह से नहीं देखा, लेकिन यह सच है। यह सच है कि सामने एक प्रवाहित नदी को, सामने एक
ऐसी नदी को जिसके किनारे कभी प्रभु श्री राम जिसके दक्षिणी तट से पयादे पयादे यज्ञ की रक्षार्थ गए थे। हालांकि मैं तब नहीं जान रहा था, ये बाद में जाना, लेकिन बाद में अध्ययन से पता चला। हाँ, अध्ययन से पता चला। और मुझे जो किष्किंधा हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे श्री राम सांस्कृतिक संस्थान के। किष्किंधा दक्षिण भारत में पड़ता। मैं चाहूँगा कि आप उस जगह का उल्लेख कर दें ताकि हमारे दर्शकों को पता चलता रहे कि हाँ किस जगह की बात हो रही है। ये हाँ कर्नाटक में पड़ता है किष्किंधा। किष्किंधा जो महाराज बाली का साम्राज्य था, बाद में उसको महाराज सुग्रीव ने संभाला। और वहीं हनुमान जी से वनवासी राम और लक्ष्मण की भेंट होती है। उन सारे स्थलों को हम लोगों ने देखा। वहीं वो स्थल देखा हमने जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम लोगों ने चहलकदमी की। तुंगभद्रा नदी के किनारे। और वहाँ उस वार्षिक अधिवेशन में ये पता चला कि जिस नदी पर मैं काम कर रहा हूँ उसी नदी के दक्षिणी तट से राजकुमार राम और लक्ष्मण महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। ये किष्किंधा में आपको पता चला? किष्किंधा में पता चला मुझे। और आप विश्वास करें, आज भी आप दिखा सकते हैं, रोम रोम खड़ा हो गया मेरा। जो उसके बाद जो यानी आपको इसके सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष का पता किष्किंधा में चलता है? राम से जुड़े होने का पक्ष पता चलता है वहाँ। और मैं बता नहीं सकता, इतना प्रफुल्लित हुआ मैं। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मुझे जी कर रहा था काश मैं नाचूं। क्यों? क्योंकि एक मानो 4 दशक हो गए मेरे जीवन को, और 4 दशकों में कोई एक ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं ऐसी जगह से हूं। आपने काम भी वही शुरू किया है जिसमें सीधे साक्षात भगवान श्री राम का प्रभाव। मुझे पता नहीं था। जी। लेकिन मैं उस समय की प्रफुल्लता अपने आप को जग जाहिर नहीं कर सकता। और मैं उस संत चरण को कोटि कोटि नमन करता हूँ, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे नहीं आपको आना ही है पवन। और मैं गया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कार्य जो नदियों। मैं चाहूँगा पवन जी आप एक बार डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में एक ब्रीफ कर दें। बहुत ही विराट व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही ऊंची शख्सियत है वो, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उनके बारे में। हाँ, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के सर्वसूत्र संचालक हैं। वो भारतवर्ष के, हालांकि इसके पहले भी लोगों ने यात्राएं की होंगी, लेकिन भारतवर्ष के वो पहले व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य के आदमी और सरकारी सेवक रहे हैं, केंद्र सरकार के जॉब करते थे। आज से कोई 42 साल पहले उन्होंने जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए हैं, जहाँ जहाँ उनकी लीला स्थली रही है, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं, उन सभी स्थलों की उन्होंने पैदल यात्रा की। उन सभी स्थलों को उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे चिन्हित किया। रामायण और रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में जिस प्रकार से उन स्थलों का जिक्र किया है, उससे ठीक वैसी मिलती जुलती स्थलों तक वो पहुँचे। और आधार क्या बनाया उन्होंने वहाँ तक पहुँचने का? उन्होंने आधार बनाया, एक तो शास्त्रीय आधार बनाया उन्होंने। दूसरा आधार बनाया कि जैसे वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी है तो प्रमुख घटनाओं को उन्होंने ज्योतिषीय आधार पर लिखा है। राम पैदा होते हैं तो मुहूर्त क्या है, लग्न कौन सा है, लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, चैत्र रामनवमी है तो चैत्र मास में नवमी तिथि को 12 बजे दिन में अभिजीत मुहूर्त लग्न कर्क का है, उसमें बृहस्पति और चंद्र। इस प्रकार से वाल्मीकि ने जो चर्चा किया है वो सभी प्रमुख स्थलों की किया है। तो महाकवि वाल्मीकि के उन तथ्यों को आधार बनाकर डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने रामचरितमानस के तथ्यों को आधार बना करके और इसके साथ साथ स्थानीय किंवदंतियों, स्थानीय चिन्हों आदि को आधार बना करके उन्होंने जिन स्थलों को खोजा वो हूबहू एज इट इज वैसे ही हैं जैसे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में उनका जिक्र किया गया। फिर ज्योतिषीय गणना के आधार पर वो स्थल चिन्हित किए गए तो वहीं पाए गए। तो जहाँ पाए गए उनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे इस्टेब्लिश किया गया और उन स्थलों की खोज करते हुए वहाँ सिरेमिक पत्थर से प्रभु श्री बनाए हुए प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों को स्थापित करते हुए, मैप लगाते हुए
उन्होंने 290 स्थलों की खोज की। आधिकारिक रूप से मान लिया गया है उन स्थलों को? हाँ, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकृत पत्र द्वारा ये उनको प्रोजेक्ट मिला था, जिस पर उन्होंने काम किया। और आज वो संस्कृति मंत्रालय के जो रामायण सर्किट है उसके चेयरमैन हैं। और मेरा सौभाग्य है कि हमने उनके साथ कार्य किया है और कार्य कर रहे हैं। जी, तब आपको उनके बारे में पता चला, आपने किष्किंधा में सुना कि जिस छोटी सरयू सफाई अभियान को मैंने अपना कर्म बना लिया है, उसमें भगवान श्री राम और राजकुमार लक्ष्मण नदी के तीरे तीरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे थे या गए थे। तो उसके बाद आपका डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से मुलाकात होता है। फिर परिस्थितियाँ कैसे आगे बढ़ती हैं, किस तरह का? ऐसे इसके बाद जब हमने बताया कि हम इस नदी पर काम कर रहे हैं राम अवतार जी से, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, वो छोटी सरयू नाम मत दो उसको, वो तो मूल सरयू है। ये छोटी सरयू ही मूल सरयू? हाँ, तो उन्होंने कहा कि छोटी सरयू नाम मत दो। हाँ। ये मूल सरयू जो नाम दिया वो उन्होंने ही दिया। उन्होंने कहा कि छोटी सरयू नाम मत कहो, वो मूल सरयू हैं। कमरिया से मुड़ करके वो यहीं से बहती थी। तो हालांकि उसके पहले हम नदी के उद्गम स्थल तक पहुंच चुके थे। इसमें मेरे पिताश्री का भी बड़ा ये रहा। उद्गम स्थल कहाँ से है ये सरयू? उद्गम स्थल छोटी सरयू नदी का, मूल सरयू नदी का उद्गम स्थल कमरिया माझा से है। कमरिया माझा से। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम आपको बता दें, आज के समय में लोगों को शायद उसकी जानकारी हो, वो पुराने लोग भी नहीं रहे जिन्होंने ये कथा जानी, सुनी या बताई। तो वो ये है कि आज जिस जगह से सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं, दोहरी घाट, वो वस्तुतः कुआनो नदी का क्षेत्र है। अतीत में कुआनो वहाँ से बहा करती थी। जो दोहरी घाट के क्षेत्र में नदी बहती वो कुआनो नदी, वो कुआनो नदी का मार्ग था और वहीं से कुआनो नदी प्रवाहित होती थी। और वो बस्ती से आती हैं, खलीलाबाद के कुछ क्षेत्र में होते हुए आकर के शाहपुर एक जगह है यहाँ, वहीं आकर के यहाँ इस समय वर्तमान में सरयू जी के साथ संगम बनाती हैं। लेकिन ये कालांतर में ऐसा हुआ है। पूर्व में उस शाहपुर से कुआनो नदी दोहरी घाट होते हुए आगे जाकर के राप्ती में मिलती थी। और ये जो सरयू जी हैं ये इधर से होते हुए मऊ होते हुए कोपा होते हुए आगे जा कर के फिर राप्ती आकर के सरयू जी में, यहाँ तमसा भी सरयू जी में मिलती थी और राप्ती भी आके सरयू जी में मिलती थी। और सरयू जी ही जाती थी सिद्धाश्रम तक और सिद्धाश्रम से बाएं मुड़ करके सरयू जी अकेले। सिद्धाश्रम कहाँ पे? ये बक्सर बिहार में पड़ता है। तो सरयू जी ही प्रवाहित होते हुए चली जाती थी बंगाल की खाड़ी तक, वहाँ तक सरयू जी थी, गंगा नहीं थी। गंगा, अब आप सोचो कि इक्ष्वाकु के समय में सरयू का प्रवाहित होना पाया गया है, जो रघुवंशियों के आदि पुरुष जैसे हैं, मनु जी महाराज के बाद आते हैं। लेकिन गंगा का अवतरण सरयू जी से हजारों वर्ष बाद होता है, भागीरथी प्रयास से, भगीरथ के प्रयास से। इसी नाते उनका नाम भागीरथी है। और जब गंगा जी आती हैं, यानी गंगा नदी से बहुत पहले सरयू जी हैं। सरयू जी का अवतरण जेठ के 10वीं के दिन हुआ है और गंगा जी का, और सरयू जी का अवतरण जेठ मास के पूर्णमासी के दिन हुआ है। इन चीज़ों के अभिलेख कहाँ मिलते होंगे, कहाँ पे? शास्त्रीय सारे अभिलेख, जैसे कि भगीरथ की कथा आप पढ़ते हैं, सरयू जी की कथा में उतना लोगों को उत्साह नहीं दिखा या उस प्रकार का रोमांच नहीं दिखा, इसलिए कथा प्रचलित नहीं हो पाई कि इक्ष्वाकु ने कहीं अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए किसी ने गंगा का आवाहन किया, तो वो एक चर्चा का विषय बन गया। कई सरयू जी किसी के मोक्ष के लिए नहीं, इक्ष्वाकु के व्यवस्था के लिए सरयू जी आई थी और उनके निवेदन पर आई हैं इस धरती पर। तो आपके कहने का मतलब है कमरिया माझा से शुरू होती हैं और सिद्धाश्रम बक्सर तक का पहले का? हाँ, ये सरयू नहीं, सिद्धाश्रम बक्सर और वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। बाद में अभी की क्या स्थिति है? अभी जिस नदी पर हमने काम करना शुरू किया उनका तो अस्तित्व ही कमरिया माझा से लेकर के और भैरव बाबा के स्थान तक नहीं रह गया है।
हालांकि हम लोगों ने मार्ग को ढूंढ लिया है, बीच में बहुत इंक्रोचमेंट है, उस स्थलों को हमने चिन्हित किया है और वहाँ के लोग भी तैयार हैं कि नहीं, नदी इधर से गुजरनी चाहिए। उन लोगों की तड़प है। हमारे पास ऑडियो विजुअल हैं यात्रा के 2 साल पहले एक ऐसे ही औपचारिक बातचीत में आपने मुझे एक इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान बताया था कि जब मैंने उन नदियों के तटों पर या आसपास के गांव वालों से बात किया तो जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, ज़्यादा उम्र के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबू, ये नदी थी, उसकी चौड़ाई थी और वेग के साथ बहती थी। अगर जो पट चुकी हैं, जो अस्तित्व जिनका समाप्ति की तरफ है, अगर वो फिर से इसमें जल प्रवाहित हो जाए, फिर से ये वेग में आ जाए तो अच्छा होगा। लोगों ने सपोर्ट की बात की थी। तो क्या लगता है आपको कि इस पे काम किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि नदी का जो वेग है या जो नदी की वास्तविक चौड़ाई या लंबाई है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए? हाँ, क्रम से चल रहे हैं। तो यात्रा के समय में हमें ये चीज़ें लोगों ने बताई और एक सुंदर बात ये रही कि सबको यह महसूस होने लगा है, प्रतीत हो रहा है कि यदि ये नदी इधर से नहीं गुजरी तो हमें पानी के लाले पड़ जाएंगे। लोगों ने सहर्ष ज़मीन छोड़ने के लिए कहा कि आप इस पे काम करो, ये जो ज़मीन कब्जे की है छोड़ दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा विषय है, विषय ये, हालांकि पहले ये क्रम पूरा कर लिया जाए। उधर से वो आते हुए तो वो नदी भैरव बाबा तक आती थी। मसड़ा के ताल से जो नदी अतरौलिया होते हुए इस समय आती हैं, जिनको प्रशासन अभिलेख में छोटी सरयू मानता है, वस्तुतः वो नदी नहीं है। वो छोटी सरयू में आकर मिलने वाली मसड़ा के ताल से एक सहायक नदी है। सहायक नदी है। इसी प्रकार की एक नदी उसके पहले भी मिलती है छोटी सरयू में, और छोटी सरयू से एक शाखा भी निकलती है जो कि भैरव बाबा की त्रिमुहानी से लगभग 3-4 किलोमीटर और उत्तर जाने पर मिलती है और वहीं से निकलती है चपरी होते हुए, फिर जाकर के छोटी सरयू में मिल जाती है। हालांकि लेकिन ये विषय ये रहा कि इतनी पुरानी नदी को कैसे पिछले 35-40 वर्षों में, 50 वर्षों में ख़त्म कर दिया गया। ये जब काम हम आपको बताएं कि हम पहले छोटी सरयू को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए मसड़ा के ताल, लेकिन दोनों के चरित्र में बहुत अंतर था। मसड़ा का ताल मतलब अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर पहुंचे, वहां हमें पता चला को तो पूरा ताल ही ताल है और वहां से पतला सा बाहा निकला हुआ है और यहाँ आके नदी दिख रही है। तो मुझे लगा में वो छोटी सरयू दर्ज है। लेकिन ताल से, तलैया से, बाहा से निकली हुई नदी में इतना प्रवाह कभी नहीं देखा जा सकता। उसमें बालू नहीं होता, उसमें नदियों के जलीय जीव जंतुओं का उस तरह से सूंस, इस नदी में सूंस पाए जाते थे कभी, और सूंस ऐसी नदियों में कभी नहीं पाए जाते। वो सरयू के नदियों में पाए जाते हैं, सरयू से जुड़ी हुई नदियों में। तो मुझे ये तभी लग गया क्योंकि भैरव बाबा के इधर मोटा क्या अंतर होता है पवन जी, जलीय जीव जो रहते हैं नदियों में और जैसे आपने बाहा और नाले की बात की और नदी की बात, तो दोनों में क्या अंतर होता है? कैसे मान लें कि हाँ ये नदी? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएं, जैसे कीचड़ युक्त जगह पे कौन से जीव रह सकते हैं और साफ पानी के जीव कैसे रह सकते हैं। सीप एक ऐसा प्राणी है जो 15-15 लीटर पानी को एक दिन में वो साफ कर देता है। अच्छा। लेकिन आप देखें पिछले 20-25 सालों में क्या सीप मिल रही है उतनी मात्रा में हर जगह? नदियों में नहीं मिल रहे। कारण ये वो साफ पानी के जीव हैं, बहुत कीचड़ में वो जीवित नहीं रह पाते हैं। समुद्र के किनारे सीप मिलते हैं, साफ पानी सरयू में सीप मिलते हैं, लेकिन तमसा में उस प्रकार से सीप नहीं मिलते आपको। तमसा में आपको सेवार मिलती है, लेकिन आप बड़ी सरयू गए हैं, बार बार गए होंगे, दिखती है सेवार? नहीं दिखती। कुआनों में सेवार मिलती है, लेकिन राप्ती में सेवार नहीं मिलती। सेवार का भी अर्थ थोड़ा सा आप क्लियर करते चलिए ताकि लोगों को पता चल पाए कि सेवार का अर्थ क्या होता है। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। स्थानीय स्तर पर उसे सेवार मानो एक घास नुमा है, अगर सहवाल कह लें उसे तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे, लेकिन जो नदी के किनारे के लोग हैं वो सेवार ही समझ पाएंगे, सहवाल नहीं समझ पाएंगे।
विषय सिर्फ ये है कि जो नदी प्रवाहित है जिसमें बालू है, पानी का चार्ज होना और पानी का रिचार्ज होना वो दोनों दो चीज़ें हैं। तो जो बालू, मोटे बालू का कण है, वो पानी को साफ सुथरा रखने में ज़्यादा सहयोगी साबित होता है और वो पानी को जल्दी तलहटी सोख भी लेती है। बालू पानी को साफ रखने का एक बड़ा अच्छा उपकरण है। तो इस प्रकार की स्थितियों में जब भैरव बाबा से लेकर के और आगे पूरे नदी में अगर 1 फीट भी खोदेंगे तो मोटा बालू मिलेगा जो सरजू में प्राप्त होता है, और भैरव बाबा से लेकर के उत्तर वो बालू नहीं मिलता और न ही तमसा में मिलता है। तो यह सिद्ध हो रहा था कि ये नदी निश्चित रूप से मसड़ा के ताल से तो इसका उद्गम नहीं है। तो धीरे धीरे जब उस पर काम हुआ तो महीनों बाद ये हमें पता चल पाया कि नहीं, ये तो नदी कमरिया माझा से निकली हुई है। ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए। 5 लोग थे, वहीं रात भी बिताई हम लोगों ने, और फिर कुछ बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया, और धीरे धीरे वो क्रम जब उधर से लौटे हम लोग तो ये क्रम पूरा बन गया और हम लोग निश्चिंत हो गए कि यही सरजू हैं। और ये सरजू आज से हज़ारों साल पहले यहाँ से एक अनुमान लगाया गया कि 750 से 1000 साल पूर्व यहाँ से बड़ी सरजू प्रवाहित होती थी। जिस ग्राम सभा में आप बैठे हैं इसका अस्तित्व 300-350 साल पुराना है। 300 से लेकर 350 350 साल पुराना है। अब हालांकि ये तथ्यों पर आधारित अनुमान है, पीढ़ीगत अनुमान है ना, कि इतनी पीढ़ियां यहाँ इस गांव में गुजरी हैं, उससे 100 साल पहले मान लीजिए गांव बसा रहा होगा, इस प्रकार से अनुमान लगाया गया। बिल्कुल। तो अब इसके बाद ये नदी जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ी है उसके भी चिन्ह अवशेष हैं, वो हमने देखे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर पर चपरी है, 20-20 फीट ऊंचाई के बालू के टीले थे। 20-20 फीट हमने देखे हैं। हमसे बड़े उम्र के जो लोग हैं उन्होंने देखे हैं। उस बालू का ठेकेदारी प्रथा में उत्खनन के बाद समाप्त होना लोगों ने देखा, उस पर बवाल देखा है लोगों ने, लेकिन नदियों का विनाश भी देखा है उसी क्रम में लोगों ने। नदियों के विनष्ट होने का कारण एक नदियों के बीच से खनन का होना भी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।